हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ औरत के गुस्से के सबसे खतरनाक रूप के बारे में। आप सभी लोगों ने औरतों को गुस्से में अपनी भावनाओं को कभी दबाते हुए भी देखा होगा, कभी उन्हें चीखते चिल्लाते शिकायत करते हुए भी सुना होगा, उन्हें रोते हुए भी देखा होगा और उन्हें कंप्लीटली विड्रॉल मोड में, बिल्कुल साइलेंट मोड में भी देखा होगा। आपको पता है, औरतें गुस्से के अलग अलग फेज में होती हैं और जो औरत जिस फेज में होती है उसी के अनुसार वो गुस्सा कर रही होती है। हमें ऐसा इल्यूजन हो सकता है कि हर औरत के गुस्सा करने का तरीका अलग होता है। तरीका अलग नहीं होता, बस उनके फेज अलग अलग चल रहे होते हैं। औरत सहनशील है, वो सहना अच्छे से जानती है, तो वो ना कई बार अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल पाती। वो अंदर अंदर उसे दबा जाती है। उसे जो बुरा लग रहा होता है, जो उसे ट्रिगर कर रहा होता है, वो कहती नहीं है, ना धीमे स्वर में और ना ही चीख चिल्ला कर। ना किसी को ब्लेम करती है, ना शेम फील कराती है, बस वो दबा जाती है। अपने आप को समझा लेती है कि ये बुरा लग रहा है, लेकिन इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं है, ऐसे तो कह ही देते हैं। तो वो सप्रेस करती है। कई बार उसे अंदर से गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंदर कोई डर होता है कि अगर उसने अपनी बात कही या कुछ भी ऐसा किया जो सामने वाले के गुस्से को या उसकी अंदर की नेगेटिविटी को और उस पर हावी कर देगा, तो वो ना उन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस से डर कर अपने अंदर उस गुस्से को पी जाती है, दबा लेती है। पर जब ज़्यादा ये हो जाता है, ये उसे रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ कहा जा रहा है, जैसे कभी उसकी फिगर पे कोई कमेंट किया जा रहा है, मोटी हो गई है, कभी उसने बहुत एफर्ट डाल के कोई काम किया, उसे मिनिमाइज़ कर दिया गया, एक्नॉलेज ही नहीं किया गया, उसे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। कभी वो तैयार होकर खड़ी हुई, उसके कपड़े चेंज करवा दिए कि ये क्या पहना है, अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल समझ नहीं है, तो उसे बुरा लग रहा है, गुस्सा आ रहा है। किसी भी तरीके से उसे बीच में टोक दिया गया, रोका गया, उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह रही है, दबा जा रही है। चाहे उसके अपने अंदर के कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, कुछ डर की वजह से, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, या वो नहीं चाहती कि रिश्तों में कोई दूरी आए, उसकी इमेज खराब हो जाए, किसी भी वजह से वो ना जो उसे ट्रिगर कर रहा है, जो उसे बुरा लग रहा है, वो उसे नज़रअंदाज करे, इग्नोर कर रही है, दबा रही है। पर जब ये ज़्यादा होने लग जाता है तो फिर वो सप्रेस नहीं करती, फिर वो वॉलेंटली एक्सप्रेस करती है। अब वो वॉलेंटली एक्सप्रेस करती है, इसका मतलब ये नहीं कि गई और किसी के बाल नोचती है या मुंह पे थप्पड़ थप्पड़ बजा दिया, धक्का दे दिया। वॉलेंटली एक्सप्रेस करने का मतलब ये है कि वो वोकल हो जाती है, वो उन बातों को कहने लगती है और उसकी टोन थोड़ी सी लाउड हो जाती है, थोड़ी स्पीड बोलने की फास्ट हो जाती है, कुछ चीज़ों का रिपीटेशन हो जाता है और कुछ चीज़ों को जो नहीं कहा था, अभी तक दबी हुई थी, वो बाहर आने लगती है और उनका थोड़ा एग्जरेटेड फॉर्म भी आ जाने लगता है। और वो जितना भी दबाई बैठी थी उस सब को भी बाहर फेंकना शुरू कर देती है। और फिर वो चुप ही नहीं होती है, खूब बोलती है, खूब बोलती है, खूब बोलती है, क्योंकि उसके अंदर की सीमा खत्म हो गई होती है। वो साथ में रोती भी है, शब्दों से भी बताती है, रोकर भी बताती है। वो तैयार नहीं हो रही है, ऐसे ही बस लेटी है। वो तरह तरह से अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से बहते हुए आंसू से एक्सप्रेस करती है। वो बताती है कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। मुझे चाहे वो इग्नोर किया जा रहा हो, मेरी बातों को काटा जा रहा हो, मुझ पे रोक टोक लगाई जा रही हो,
किसी भी तरीके से मेरे साथ जो ये सब चल रहा है ये गलत हो रहा है। अब वो एक्सप्रेस कर रही है थोड़ा वॉलेंटली, तो सामने वालों को लगता है अरे अचानक से क्या हो गया, पहले तो कुछ नहीं कह रही थी, अब एकदम से क्यों कहना शुरू कर दिया इसने। तो उन्हें ना वो बात समझ भी नहीं आती है, तो हजम सी होती है उन्हें वो बात। तो सामने वाला उसकी पीड़ा समझने की बजाय उसे गलत मान लेता है और उस पर गुस्सा करना, उसे ब्लेम शेम करना, उसे बिल्कुल ही गलत ठहरा देना, ये सब जब उसके साथ हो जाता है तो वो फिर से कुछ समय के लिए एक थिंकिंग सेल्फ रिफ्लेक्शन जोन में चली जाती है कि क्या वास्तव में मैं कुछ ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, क्या वास्तव में मुझे ही लग रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये सब नॉर्मल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर लूँगी, मेरे से मेरी फ्रेंडशिप्स छूट जाएंगी, कोई भी मेरे साथ नहीं रहेगा, मेज ख़राब हो जाएगी मेरी, बच्चे हैं तो बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। वो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाती है। पर जब वो मनी मन सब कुछ रिव्यू कर रही होती है तो उसे पता चल रहा होता है कि इसका जो ओवर रिएक्शन है ये लॉन्ग टर्म सप्रेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने दबाया ही इतना है कि अब वो आराम से नहीं, अब वो ऐसे ही विस्फोट की तरह बाहर आ रहा है और उसे समझ आ जाता है कि मैं गलत हूँ ही नहीं। हाँ, मेरा अभी ये जो कहते हैं ना समय सीमा मेरे अंदर ख़त्म हो गई है, मेरी सहन शक्ति जो ख़त्म हो गई है, वो सब जो सीमाएं थी वो पार हो गई है। वो जब पार हो गई है तो उसकी वजह से जो मेरे अंदर से निकल रहा है वो निकलने का तरीका थोड़ा गलत है, पर मैं गलत नहीं हूँ और ये मेरे बस से भी बाहर है। ये मेरे साथ अब अपने आप हो रहा है। उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसने बहुत गलत किया, समय पर अपने लिए क्यों नहीं बोला, अपने लिए क्यों स्टैंड नहीं लिया, उसे समझ में आ जाता है। और कई बार कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आता, उन्हें लगता है बस उनके साथ ये हो रहा है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब नहीं सहा जा रहा, वो सारी सीमाएं समय की सहने की सब खत्म हो गई, अब कुछ नहीं सहा जा रहा। वो रिफ्लेक्शन में एक बात में तो 100% श्योर हो जाती है कि उसके साथ सच में गलत हुआ है और उसने अपने साथ भी बहुत गलत किया है, दबा दबा कर अपने आप को, रोक रोक कर, अपने आप को फिजूल की टीजिंग दे दे के, समझा समझा कर। और वो और श्योर हो जाती है कि हाँ, जो मेरे साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है और अब मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है। और इसी सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले फेज में रहते हुए वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने का अंदर अंदर डिसीजन बना लेती है। वो अपना माइंड सेटअप कर लेती है कि मैंने चुप रह कर भी देख लिया लेकिन कोई नहीं बदल रहा है, मैंने रो कर, शिकायतें कर कर, चीख कर, चिल्ला कर भी देख लिया, कोई नहीं बदल रहा है। तो यानी कि ना आराम से कहने पर सब कुछ गलत हो रहा है उसके बावजूद भी, गुस्से को दबाकर मुस्कुराने, सबके साथ अच्छा करने के बावजूद भी किसी को मेरी कोई परवाह नहीं है, किसी को वो समझ में नहीं आ रहा है। और अपनी बात को मैंने थोड़ा डोमिनेटिंग वे में, गुस्से वाले वे में एक्सप्रेस किया, कंट्रोल लेने की कोशिश की, क्योंकि गुस्सा इंसान कब करता है, जब उसे लगता है उसके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, तो वो कंट्रोल लेने के लिए गुस्सा करता है कि ऐसे भी मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा। तो फिर उसे कोई और रास्ता नजर नहीं आता, उसे बस यही लगता है कि अब साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ फायदा नहीं किसी से कहने का। लेकिन इस साइलेंट होने में और सप्रेशन वाले फेज में साइलेंट रहने में जमीन आसमान का अंतर है। वहां वो बाहर से साइलेंट थी लेकिन उसके अंदर अंदर लगातार बहुत कुछ चल रहा था। यहाँ इस वाले फेज में वो अंदर से बिल्कुल साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट, क्योंकि अब उसने सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ एनालिसिस करके एक कंक्लूजन बना लिया है कि अब मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है,
अब मुझे बस अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, पावरफुल बनाना है, अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करना है, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना है। और इस वाले फेज में वो अंदर अंदर उसे डक की तरह पैडलिंग करती रहती है, जो ऊपर से स्मूथ चलती हुई दिखाई देती है। आपने देखा है? जब बतख पानी पर तैरती है तो वो इस तरीके से स्मूथ चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर अंदर वो पैडलिंग करती रहती है। तो ऐसे ही वो औरत अंदर अंदर बड़ी सारी तैयारी कर रही होती है। वो मन ही मन उन सारे रिश्तों से दूर हो गई होती है जिन्होंने उसको सताया होता है, उसकी बात को अनसुना किया होता है, उसकी किसी तरह से बेइज्जती की होती है, उसे निगलेक्ट किया होता है, उसकी कद्र नहीं की होती। तो वो सब से दूर हो जाती है, चाहे वो उसका पति हो, बॉयफ्रेंड हो, वो उसके सास ससुर हों, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन, कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि बच्चे भी। सबसे वो मन ही मन दूरी बना लेती है, बिल्कुल मन मन में दूरी बना लेती है। यानी कि वो अपने आप को समझा लेती है कि सारी उम्मीदें तुम्हें खुद से रखनी है, खुद का ख्याल भी तुम्हें खुद ही रखना है, और तुम्हें अब खुद के लिए जीना है। तो वो जो उम्मीदें वो आपसे हटा लेती है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले वो हो सकता है अपने पति से टाइम के लिए डिमांड करती हो, मुझे टाइम दो, मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो, चलो यहाँ चलते हैं, ये दिला दो, वो कर दो। अब उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब उसकी बला से आप घर जल्दी आ जाएं, आप घर लेट आएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर। आप उसे टाइम अटेंशन दें, उसकी केयर करें ना करें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप दे रहे हैं तो भी वो आपको ऐसे मना करके बेइज्जत नहीं करेगी, पर उसे अब चाहिए नहीं, क्योंकि वो अंदर से एम्पावर हो चुकी है, उसने अपना माइंड सेट अप कर लिया। आप दे रहे हैं उसके लिए, लेकिन अब उस चीज़ की वैल्यू नहीं है। आप नहीं दे रहे हैं, कोई शिकायत भी नहीं है अब उसके अंदर, वो बिल्कुल साइलेंट है अंदर से, कि उसका दिमाग जो हर समय चलता रहता था, दबाने के बावजूद भी और गुस्सा करने के बावजूद भी, रोने चिखने चिल्लाने के बावजूद भी, शिकायतें करने के बावजूद भी, जो दिमाग चलता रहता था, अब वो दिमाग शांत हो गया है, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने सब्र कर लिया है। अब वो कुछ नहीं कह रही है। ये जो फेज़ चल रहा है, ये बहुत ही खतरनाक फेज़ चल रहा है, क्योंकि उसने आपसे सारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं, और आपने उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। आपने उसे हमेशा के लिए खो दिया है, उसने आपसे सारी उम्मीदें खो दी हैं, और आपने उस अनमोल रिश्ते को खो दिया। पति हैं आप तो अपनी पत्नी को खो दिया, प्रेमी है तो प्रेमिका को खो दिया, आप सास हैं तो आपने बहू को खो दिया, आप उसकी औलाद हैं तो आपने अपनी माँ को खो दिया। आप जो भी हैं, जो भी उससे रिश्ता था, आपने उसे खो दिया। अब सच में वो आपके साथ रहती है, पर उसे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आपसे कोई शिकायत भी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इमोशनल डिस्टेंसिंग, आप किसी को इमोशनल लेवल पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर खो देते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। फिजिकल लेवल पर खोने से हज़ारों गुना ज़्यादा पेनफुल होता है। और ऐसा नहीं कि अब वो पेन में रहेगी, वो पेन में नहीं रहेगी। अब तो आपको पेन फील होगा जब आपको ये पता चलेगा कि आपने उसे खो दिया है। वो तो अब अंदर से शांत है, वो तो अब अपने लिए जीना सीख गई है और सीखती जा रही है। वो तो अब अपने अंदर शांति का अनुभव कर रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट है, वो पहले अपने हस्बैंड से शिकायत करती रहती थी ऐसे, आप मुझे टाइम दो, मुझे आपके टाइम की बहुत ज़रूरत है, मुझे अच्छा लगता है कि जब आप पास बैठते हो, मैं आपसे अपनी बात कह पाती हूँ। ये ना उनके हस्बैंड ने बोला कि ये शिकायत है। तो उन्होंने जब मुझे पहली बार बताया, उन्होंने बोला मैडम मैं अपने हस्बैंड से बहुत शिकायतें करती हूँ।
इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे बोला कि वो अपने हस्बैंड से पहले से शिकायतें करती थी। असल में ये शिकायत ही नहीं है, ये अपनी बात को कहना है। अपनी नीड को कोई इंसान एक्सप्रेस कर रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारे साथ बैठना अच्छा लगता है, मुझे समय दो। पर उनके हस्बैंड ने कहा ये शिकायत करियो तो। उन्होंने भी मान लिया कि शिकायत करियो। उन्होंने अपने आप को दबाना शुरू कर दिया। फिर वो अपने आप को समझा लेती थी, ऑफिस में बिज़ी हैं, इसलिए लेट आए हैं, आकर थक गए होंगे ना, इसलिए जो है ना मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। कुछ ना कुछ रोज़ अपने आप को समझा लेती थी। हस्बैंड चिल्ला भी पड़ा, गुस्सा आ रहा है भाई, एक तो मुझे टाइम नहीं देता, मुझसे बात नहीं करता और चिल्ला भी रहा है, लेकिन फिर समझा लिया अपने आप को। चुप रह गए कि कोई नहीं, अगर मैं भी कुछ गलत बोल जाऊंगी तो इनको और गुस्सा आ जाएगा, फिर बच्चों पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो हो सकता है ऑफिस की कोई टेंशन चल रही हो, इस वजह से ऐसे झल्लाहट निकल रही हो। मतलब कुछ ना कुछ रीजनिंग देके अपने मन को समझा लिया, गुस्सा नहीं करना है, शिकायत ही नहीं करनी है। ये था सप्रेशन वाला फेज़। ये बड़ा लंबा चला उनकी लाइफ में। शादी के 8-9 सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कभी कभी बस अपनी बात कह देती थी, लेकिन हस्बैंड कहता था जब देखो तुम्हें शिकायत करनी होती है, शिकायतों के पुलिंदे ही नहीं ख़त्म होते हैं तुम्हारे। चलो भाई, सप्रेस करते करते अब उनकी सीमा ख़त्म होती जा रही थी, हिम्मत जवाब दे रही थी। वही हुआ, ब्लास्ट हो गई थी, फट पड़ी, चिल्लाई, सब अगली पिछली सब कह दिया। इतने सालों से तुम्हारी हर बात को सहती आ रही हूँ, तुमने नौकरानी से बढ़कर मुझे कभी कुछ नहीं समझा इस घर में। देर से आते हो, टीवी देखने का टाइम होता है, मेरे साथ बैठने का टाइम नहीं होता है, बस जब मुझसे कुछ चाहिए होता है तो तभी उस वक्त मुझे छूते हो। वैसे मैं क्या कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मैंने खाना खाया नहीं खाया कुछ परवाह नहीं है, सब कुछ कह डाला। तुम्हारी माँ यूँ, तुम्हारी बहन यूँ, सब कुछ जितना भी था वो है। बस मैं तो तुम्हारी बच्चों की आया हूँ, घर की नौकरानी हूँ। बस पैसे दे दिए, घर में 4 सामान ले आए, ज़िम्मेदारी ख़त्म। बीवी तो बस खाना बनाने के लिए है, सेक्स करने के लिए है। जितना भी दिमाग में आ रहा सब बोल दिया, सब बोल दिया। और बोला भी ऐसे कि आवाज़ भी ऊंची हो गई, आंखों में भी जैसे खून उतर आया है। और बोलते बोलते जब बिल्कुल थक गई तो खूब रोना शुरू कर दिया, पैर पटकने शुरू कर दिया बिल्कुल इस तरह से। अब ये एक फेज़ आ गया, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हुए। हस्बैंड और ज़्यादा गुस्सा हो गया। अपनी गलती रियलाइज़ करने के बजाय, ये समझने की बजाय कि ये बिल्कुल अब बर्नआउट हो गई, एग्जॉस्ट हो गई है, इसकी सहने की जो सीमा थी वो ख़त्म हो गई है, इसलिए ऐसा कर रही है, उल्टा उस पर ही उसने सारे के सारे साइकोलॉजिकल अटैक कर डाले हैं। तेरे जैसी औरतें होती हैं, वहीं पर पति को सुकून नहीं होता है, कमा के लाओ, इनके लिए करो, इन्हें भरो, इन्हें ऐशो आराम दो, फिर भी पति को सुनानी होती हैं। तेरे जैसी औरतें ही घर बर्बाद करती हैं। और घंटों तक बहस हुई, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस सब। जब इस तरीके से 4-5 एपिसोड हो गए, उन्हें समझ आ गया कि ना सप्रेस करके, ना इस तरह से एक्सप्रेस करके, आराम से कहूँ तो भी शिकायतें हैं, दबाऊँ तो भी मैं दुखी, कह दूँ तो भी और दुखी। फिर यही फेज़, सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला, मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी गलती क्या है। अपने ही पति से डिमांड करना उसके समय की, उससे अपनी बात कहना अच्छा लगता है, उसके साथ बैठना, समय बिताना अच्छा लगता है, ये गलत है क्या? सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में जाते जाते समझ में आया कि इस आदमी को कदर ही नहीं है। इस आदमी को वो औरतें अच्छी लगती हैं जो बाहर जाकर 4 पैसे कमाती हैं, बन-ठन के रहती हैं। क्योंकि जब सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी रिकॉल किए जहाँ पर उनके पति ने ऐसी औरतों को अप्रिशिएट किया जो थोड़ा मॉडर्न तरीके से ड्रेसअप होती थी, जो वर्किंग भी थी, जो थोड़ा एटीट्यूड में रहती थी। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन खुद का भी कि मेरी आखिर कहाँ कमी है, कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं हूँ। और वो रिफ्लेक्शन मोड में जाने में पूरी रिलेशनशिप को भी, हस्बैंड को लेके भी, सारा का सारा जो अंदर पूरी वर्किंग चल रही थी, उससे कंक्लूजन निकला कि तेरी हैसियत ही नहीं है उस आदमी की नज़रों में, तेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो इंसान जब तेरी कदरें नहीं करता तो तेरे साथ बैठना क्यों चाहेगा, तेरी बात क्यों सुनना चाहेगा? उसे तो लगेगा कि तू बहुत डिमांडिंग है।
ते तो नॉर्मल बात कहना भी उसे शिकायत करना, ब्लेम शेम करना लगेगा। तो ये सब करके उन्होंने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया, सेल्फ लव बढ़ाया, अपनी केयर करनी शुरू करी। वो जो एक्सपेक्टेशंस पति से रहती थी कि वो बैठकर सुने मेरी बात, मेरे को टाइम दे, तभी मुझे अच्छा पूरा महसूस होगा, सबकी बजाय अपनी डायरी लिखना शुरू किया। अपने आप को कैसे अपग्रेड कर सकती हैं, क्या-क्या उनमें बेहतर होना ज़रूरी है, उस सब पर ध्यान देना शुरू किया। और धीरे-धीरे अपने आप को 7-8 महीने में मेरी मदद से, अपने जज़्बे से, हिम्मत से इस लायक बना लिया कि अब उनमें चेंजेस विज़िबल थे, नोटिसेबल थे। हस्बैंड को भी नोटिस हो रहे थे कि इसके अंदर बहुत कुछ बदल गया है। वो जो शिकायतें थीं, जो दुखी सी रहती थी, सब ख़त्म। बहुत स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट साउंड करती है, नई-नई चीज़ें सीख रही है आजकल, अपने आप को अपग्रेड करती है, कपड़े पहनने, तैयार होने का तरीका भी बदल गया है, बात करने में भी कॉन्फिडेंस झलकता है, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़-वोर्सेज़ भी कर रही है, अपना बिज़नेस शुरू करने की बात भी कर रही है। वो हस्बैंड को जब सब ये पता चला, नोटिस में आया, क्योंकि हम लोग इस चीज़ पे वर्क कर रहे थे। तो जब हस्बैंड के भी इस तरीके से नोटिस में आया, तो हस्बैंड के साथ क्या हुआ कि नेचुरली अब उसने थोड़ा जल्दी आना शुरू कर दिया, बिना बिना कहे जल्दी आना शुरू कर दिया। आओ पास में बैठो, आओ साथ में बैठ के चाय पी लेते हैं। लेकिन अब तक वो दिमाग जो इस लेडी का चलता था, जो हर समय परेशान रहती थी, एक्सपेक्टेशंस थी, वो तो ख़त्म ही हो चुकी थी। अब फोकस खुद पर चला गया था। अब वो खुद की चीज़ों के लिए, कब जिम जाना है, कब अपनी एक्टिविटी क्लास जाना है, कब डांस क्लास जाना है, कब अपना रेस्ट लेना है, सब के लिए टाइम का पूरा डिवीज़न हो गया था। अब यहाँ पर उसके लिए अपनी चीज़ों को छोड़कर वापस उस जगह जाना जहाँ से बहुत बार दुत्कारा गया हो, उसको बहुत बड़ा रिस्क भी लग रहा था और उसको बड़ी अनसर्टेनिटी लग रही थी ना, और उसको लग रहा था कि यार अब तो चाहिए, चीज़ें क्यों हो रही हैं अब ये चीज़ें। बट वो तो क्योंकि मेरे काउंसलिंग उसमें थी, तो मैंने उसको बताया कि नहीं, लाइफ में बैलेंसिंग ज़रूरी है। अगर कोई इंसान ये रियलाइज़ कर अगर वो आपको टाइम देने की कोशिश कर रहा है, एफ़र्ट डाल रहा है, तो उस एफ़र्ट को एप्रिशिएट करो, क्योंकि आपको जब नीड थी इस चीज़ की, आपको वो चीज़ नहीं मिली, आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डाल रही थी, उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, तो आपके अंदर के एफ़र्ट्स ख़त्म हो गए, आपको दुःख हुआ, बुरा लगा। अगर आपका पार्टनर इस तरह से एफ़र्ट डालने की कोशिश कर रहा है, और आपको रहना तो है ना शादीशुदा ज़िंदगी में, बच्चे भी हैं, आप छोड़ने का तो कोई प्लान नहीं है, तो क्यों ना बॉन्ड को बेटर किया जाए। तो आप दो टाइम, आप देखो रिस्पॉन्ड करके। पर वो अंदर से शांत हो गई थी बिल्कुल, एक्सपेक्टेशंस फ्री, और अपने आप को एम्पावर कर लिया था, बिल्कुल एम्पावर। और यही हुआ कि उस टाइम हस्बैंड ने कदर और ज़्यादा बढ़ा दी, क्योंकि जब कुछ चीज़ खो जाती है ना, तो तभी उसकी कदर महसूस होती है। तो इस फेज़ में आने का इतना बड़ा फ़ायदा होता है। अब जब इस फेज़ में आप अपने आप को पूरा तराश लेते हो, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज़ आता है, वो आता है आपके खुद की कंपनी एंजॉय करने का, सॉलिट्यूड में रहने का। और जिसने भी अपने साथ खुश रहना सीख लिया, जिसने अपने आप को सेल्फ लव से लबालब भर लिया, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बेतहाशा होगा। बहुत अच्छा महसूस करेगा ऐसा इंसान, बेहद खूबसूरती से ज़िंदगी जिएगा। तो इस फेज़ में आने पर औरतें बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं, चट्टान बन जाती हैं। वो फिर दूसरे को प्रोवाइड करने वाली हो जाती हैं। फिर उनसे टाइम की डिमांड की जाती है, उनसे डिमांड की जाती है कि आओ पास में बैठो, थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि वो एम्पावर्ड हो जाती है। वो रिश्तों में रोल चेंज हो जाता है। वो अंदर से साइलेंट रहती है, बाहर से बहुत ही डिसेंट वे में वोकल होती है। उनकी रेज्ड वॉइस भी रेज्ड नहीं लगती है। उनका कुछ भी किसी भी तरह से कहना कभी कंप्लेन नहीं लगता है, कभी ब्लेम शेम नहीं लगता है।
उनकी बात में पॉइंट में जान लगती है। फिर इतना स्ट्रांग, ये उनके गुस्से की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने का फेज है। और इंसान कई बार इतनी अज्ञानता में होता है कि वो समझ नहीं पाता कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है, इसमें तुम उसकी ज़िंदगी से निकल चुके हो। अब तुम हो नहीं उसकी ज़िंदगी में वैसे जैसे पहले हुआ करते थे। अगर तुम्हारी प्रेजेंस भी है तो बस एक नाम मात्र है। उसका वो जो इमोशनल कोड था तुमसे, वो कट चुका है। ये उसके गुस्से का बेहद खूबसूरत, बेहद पावरफुल और बड़ा ही खतरनाक फेज होता है, जिसमें वो अपने गुस्से से खुद को नहीं जला रही होती है, तुम्हें जलाएगी। क्योंकि जब वो सप्रेस कर रही थी तो वो अपने गुस्से से खुद को जला रही थी। जब वो वॉयलेंटली एक्सप्रेस कर रही थी, क्योंकि अब उसकी सहन शक्ति ख़त्म हो गई थी तो उसके बस से बाहर था। मन जो अंदर से कलप रहा था, बौखला रहा था, वो ऐसे ही शांत होता है। वो तब भी अपने आप को टॉर्चर कर रही थी, सता रही थी। जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाले फेज में थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी, तब उसने अपने आप को सताना बंद किया था। तब वो अंदर से साइलेंट हो गई थी। वहीं पर तुम बहुत बड़े रिस्क पे थे, तुम तब भी नहीं समझे तो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना, एक पतंग कन्नों से कट गई। अब उसे कोई दूसरा इंसान थाम नहीं सकता, क्योंकि कुछ डोर होती है उसमें, तो कहीं किसी के हाथ में आ जाती है। जब कन्नों से कट जाती है तो उसे थामा भी नहीं जा सकता, वो नीचे ही गिरती है। तो तुम्हारी वही हालत हो गई। अब वो इतनी एम्पावर्ड हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है। अब ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक फेज है, क्योंकि अब उसे सच में तुम्हारी परवाह नहीं है। उसे सच में तुम्हारे होने ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो अभी भी केयर करती है तो मानो उसका एहसान कि ये उसका एहसान है। वो अभी भी तुम्हारे लिए कुछ कर रही है तो सच में वो बहुत अच्छी इंसान है, इसलिए कर रही है। पर अब तुम उसकी ज़िंदगी में वैसे वैल्यू नहीं रखते हो जैसे कभी रखा करते थे। तो अगर तुमने ये बेवकूफ़ी लगातार की है तो तुमने एक अनमोल हीरे को खो दिया है। तो समझने वाली बात यह है, माय डियर लेडीज, ऑल गर्ल्स, फीमेल्स, अपने गुस्से से खुद को मत जलाओ। अपने गुस्से की एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करो, सेल्फ लव से अपने आप को भरो, और जो भी तुम्हें अनवांटेड फील कराए ना, उन सब को किक आउट कर दो। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो, अपने आप को ट्रॉमेटाइज मत करो, अपने आप को डिजीज मत पकड़ाओ, अपने आप को ओ करके रोने वाली मत बनाओ, अपने आप को कमज़ोर अबला मत बनाओ, अपने आप को दूसरों पर डिपेंडेंट मत करो, अपने आप को शेरनी बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करके, ट्रांसफॉर्म करके इस फेज में पहुंचो जहाँ पर तुम्हें दूसरे का वेट ना करना पड़े, लोग तुम्हारा वेट करें। तुम्हें किसी से टाइम की भीख ना मांगनी पड़े, तुम्हारी बातें शिकायत करने लगे। तुम इतनी पावरफुल हो कि लोग तुम्हारे लिए वेट करें, तुम्हारी बातों में दम हो, तुम्हारी कही हुई हर बात ऐसे लगे वाह, बात तो सही है, वैलिड है। समझे मेरी शेरनी हो? तो अच्छी तरीके से अपने अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को फील करो। इस वीडियो को बाकियों के साथ भी शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।